ज़रा एक पल के लिए सोचिए कि क्या होगा अगर सरकार संविधान को अपनी मर्ज़ी से बदलने लग जाए, और क्या होगा अगर आपके फंडामेंटल राइट्स एक दिन अचानक ख़त्म कर दिए जाएं। सुनने में बहुत डरावना लगता है, लेकिन भारत में ऐसा खतरा सच में सामने आया था। और उस समय वो 3 ऐतिहासिक फैसले जिन्होंने भारत के संविधान को बचा लिया, जिसमें केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस केस ने कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को बचाया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस ने इंडिविजुअल फ्रीडम को बचाया। और तीसरा मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस ने साथियों डेमोक्रेसी बचाई। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आइए शुरू करते हैं। साथियों, भारत का संविधान एक समय ऑलमोस्ट ख़त्म हो सकता था, और अगर एक फैसला नहीं आता तो आज भारत में लोकतंत्र भी वैसा नहीं होता जैसा हम सभी जानते हैं। और साथियों, यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह है भारत के सबसे बड़े केस की कहानी। और ये कहानी शुरू होती है केरल से। साथियों, एक संत थे जिनका नाम था केशवानंद भारती, और उनका मठ था, यानी कि जिसको हम रिलीजियस प्रॉपर्टी कहते हैं। उस समय केरल सरकार ने लैंड रिफॉर्म कानून लाया, मतलब ज़मीन छीनने के लिए कानून। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज़ादी के बाद भारत में एक सबसे बड़ी समस्या थी। एक तो कुछ अमीर ज़मींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, और दूसरा गरीब किसानों के पास ज़मीन बिल्कुल भी नहीं थी। यानी सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी, असमानता बहुत ज़्यादा थी। तो केरल गवर्नमेंट ने सोचा कि ज़मीन का क्यों ना बराबर वितरण होना चाहिए, गरीब किसानों को ज़मीन मिलनी चाहिए, बड़े बड़े लैंड ऑनर्स की पावर कम करनी चाहिए, और इसीलिए लाया गया केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963। अब इस कानून में कुछ प्रोविजंस थे, जिसमें लैंड सीलिंग का प्रावधान था, जिसमें एक व्यक्ति कितनी ज़मीन रख सकता है उसकी लिमिट तय कर दी गई। अब इसका मतलब था कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो लिमिट से ज़्यादा ज़मीन सरकार ले लेगी। दूसरा था सरप्लस लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रावधान, मतलब कि जो एक्स्ट्रा ज़मीन ली जाएगी उसे गरीब किसानों में बांट दिया जाएगा। और तीसरा था टेनेंट फार्मर, यानी कि जोतदार किसान के राइट्स का प्रावधान, मतलब कि जो किसान दूसरों की ज़मीन पर काम करते थे उन्हें ऑनरशिप देने की कोशिश। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत अच्छा एक्ट था, इसके प्रावधान बहुत अच्छे थे, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? एक्चुअल में केशवानंद भारती का जो मठ था वो बहुत ज़मीन ऑन करता था, और जब यह कानून लागू हुआ उनकी ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा सरप्लस लैंड मानकर सरकार ने ले लिया। और फिर क्या था, महंत जी नाराज़ हो गए, उनका दिमाग ख़राब हो गया। उन्होंने कहा यह मेरे फंडामेंटल राइट्स का भाई उल्लंघन है। और फिर क्या था, पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पर उन्होंने तर्क दिया कि मेरी ज़मीन एक तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की है, यानी कि मठ है, और अब यहाँ ध्यान से समझते जाइएगा आप लोग कि दूसरा, सरकार बिना उचित मुआवजा के ज़मीन ले रही है, और तीसरा यह आर्बिट्रेरी है, यानी कि मनमाना है, और इसलिए फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 31 का वायलेशन है, रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 26 का वायलेशन है। और उस समय स्थिति कुछ अलग थी। राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट आर्टिकल 31, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट था, लेकिन आज यह लीगल राइट्स है, आज यह फंडामेंटल राइट्स नहीं है दोस्तों। आर्टिकल 31 कहता था कि सरकार आपकी प्रॉपर्टी तो ले सकती है,
लेकिन पब्लिक पर्पस होना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर कंपनसेशन देना होगा। और तीसरा, आर्टिकल 26 कहता है हर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी ऑन करने का। अब उसे मैनेज करने का भी हक है, धार्मिक कार्य करने का भी हक है। और केशवानंद भारती जी ने कहा कि यह सिर्फ ज़मीन नहीं है, यह मठ है, यानी कि मठ की ज़मीन है, रिलीजियस प्रॉपर्टी है और इसका यूज रिलीजियस पर्पस के लिए ही होता है। और अगर सरकार ज़मीन ले लेती है तो इंस्टीट्यूशन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब यह आर्टिकल 26 का वायलेशन भी है और यहाँ टकराव था गवर्नमेंट और इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन के बीच का। साथियों, गवर्नमेंट कह रही थी कि सोशल जस्टिस के लिए ज़मीन लेना बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन बोल रहे थे कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। और यही कन्फ्लिक्ट आगे चलकर बड़ा बन गया और फिर सरकार ने सिर्फ ज़मीन नहीं ली बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके लॉ को 9th शेड्यूल में डाल दिया ताकि उसे कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। अब 9th शेड्यूल संविधान का एक ऐसा हिस्सा है जहां रखे गए लॉज को पहले कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था और यह एक प्रकार का प्रोटेक्टिव शील्ड था। लेकिन इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आगे चलकर अब लिमिट तय कर दी है। साथियों, अगर 9th शेड्यूल के बारे में और अधिक आपको जानने की इच्छा है तो कमेंट करें, लिखें कमेंट में 9th शेड्यूल या 9वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि यह सिर्फ ज़मीन का मुद्दा नहीं था, यह मुद्दा था कि क्या सरकार फंडामेंटल राइट छीन सकती है। यह मुद्दा था क्या पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर रख सकती है। और यह मुद्दा था कि ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में इन्हीं सब पर डिस्कशन था और ये कोई छोटा मोटा केस नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा बेंच 13 जज 68 डेज सुनवाई चली। पूरा देश देख रहा था कि सरकार वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन आर्गूमेंट स्टार्ट होते हैं। गवर्नमेंट स्टेट ऑफ केरला बोलती है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, आर्टिकल 368 अनलिमिटेड पावर रखता है और कॉन्स्टिट्यूशन बदले जा सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ महंत जी कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता और उनकी तरफ से जाने माने वकील थे नानी पालकीवाला, भारत के महान वकील। उन्होंने अपना तर्क प्रस्तुत किया महंत जी की तरफ से कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई साधारण कानून नहीं है, इसकी एक आत्मा है और पार्लियामेंट उसे ख़त्म नहीं कर सकती। और उसके बाद 24 अप्रैल 1973 को वो खास दिन आया जब फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो कि संविधान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी नहीं बदली जा सकती, जैसे कि डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स और फेडरलिज्म। ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया कि जब कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर पूरी तरह डिफाइन नहीं किया और उसे फ्यूचर कोर्ट्स पर छोड़ दिया गया। अब सवाल आता है कि व्हाई दिस केस इज हिस्टोरिक। अगर यह जजमेंट नहीं आता तो पार्लियामेंट अनलिमिटेड हो जाती। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो सकते थे और तीसरा, डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती थी। इस केस ने कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बचाया, जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी को बचाया और सिटीजन के राइट्स को बचाया। इसीलिए
कहा जाता है कि एक ऐसा केस जिसने भारत के संविधान को बचाया। साथियों, यह केस आज भी ज़िंदा है और बाद के केसेस इसी पर बेस्ड हैं और रहेंगे भी। और यह केस हमें सिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। पावर ज़रूरी है लेकिन कंट्रोल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन से नहीं बचती बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन से बचती है। एक संत, एक वकील और 13 जज, इन तीनों ने मिलकर बचाया भारत का संविधान। साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जो एक घंटी जैसा दिखता है उसे दबाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आज के लिए साथियों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।